एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो सेशन है एक छोटा सेशन होगा 10 से 12 मिनट का। इसमें एक तो हम एनपीए के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किस तरह से एनपीए में जो है सब स्टैंडर्ड SMA 1 SMA 2 SMA 0 डाउटफुल एसेट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे प्रोविजनिंग के बारे में थोड़ा सा। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे एलटीवी क्या होता है। तो ये छोटा सा 3 टॉपिक है, इसको देखते हैं। एग्जाम सॉरी आपके इंटरव्यू में जो है बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह का कोई आपको क्वेरी हो और कुछ बात करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, 7970903637 है। आप लोग मुझे दिन के टाइम में, ऑफिस के टाइम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और रात को आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, लेट इवनिंग, मतलब कि 7 बजे के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलटीवी क्या है। एलटीवी जो है वो लोन टू वैल्यू रेशियो है, ठीक है। जनरली अगर आपको इंटरव्यूअर पूछेगा एलटीवी के बारे में तो वो होम लोन से रिलेटेड एलटीवी के बारे में पूछने का 90% संभावना है। 10% जो पॉसिबिलिटी है वो गोल्ड लोन के बारे में पूछ सकता है। तो होम लोन में क्या होता है ना, कि जब आप कोई घर खरीद रहे हैं तो घर खरीद रहे हैं, उसकी क्या कीमत है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसके अगेंस्ट बैंक लोन कितना करेगा, ठीक है। तो लोन टू वैल्यू रेशियो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 30 लाख का कोई घर आप ले रहे हैं और बैंक आपको कर रहा है 24 लाख लोन। तो लोन टू वैल्यू, लोन 24 लाख हो गया और वैल्यू जो है उसका 30 लाख है, तो 24/30 280% आया। तो इसी को बोलते हैं लोन टू वैल्यू। तो आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो सभी बैंकों को पालन करना है। तो मैक्सिमम एलटीवी जो है ना, ये जो एलटीवी होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो 3 इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, 3 इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं, उसमें आप देख लीजिए। 30 लाख तक का अगर कोई होम लोन लेता है, ठीक है, तो 30 लाख तक का होम लोन नहीं, 30 लाख तक का उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उसके घर का वैल्यू है, तो 90% तक लोन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, 30 लाख से ऊपर और 75 लाख से कम का घर है, उसकी जो वैल्यू है, कॉस्टिंग जो है 30 लाख से ऊपर है और 75 से कम है, उस केस में जो एलटीवी होता है वो 80% का होता है, ठीक है। ये आपको वैसे भी जानना चाहिए, जब आप बैंक में काम करते हैं, लोन करते हैं, तो ये सब जानना चाहिए, कभी कभी मिस्टेक होने का डर रहता है। तो 30 लाख तक जो है 90% करेंगे हम लोग, 30 से 75 लाख तक जो 80% करेंगे, और 75 लाख से ऊपर, 75 लाख से ऊपर जो है वो 75% ही लोन होता है, मतलब जितने का उसका वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है। तो ये एलटीवी रेशियो है, इसका फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू का मतलब ये है कि होम लोन के केस में उसका मतलब ये है कि जितना किसी भी प्रॉपर्टी का, घर का वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में हम जितना लोन करते हैं वही लोन टू वैल्यू रेशियो है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल समझा दीजिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे से अगर किसी घर का जो कीमत है वो 20 लाख रुपीज़ है, आरबीआई हमको अलाउ करता है 90% तक का एलटीवी, तो हम मैक्सिमम लोन जो उसको कर सकते हैं वो 18 लाख का कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया होम लोन के संबंध में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं गोल्ड लोन के संबंध में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में एक न्यूज भी था पहले। गोल्ड लोन में क्या है कि मैक्सिमम लिमिट जो आरबीआई ने, द आरबीआई सेट्स द मैक्सिमम गोल्ड जो है, लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो 75% है। आपका गोल्ड का जो भी वैल्यू निकालेगा, जो वैल्यूअर होता है बैंक में, ज्वेलर जो भी होता है रजिस्टर्ड, जो भी मार्केट वैल्यू निकालेगा आपके गोल्ड का जो है ना, उसका 75% जो एलटीवी है ये मैक्सिमम है। हो सकता है किसी बैंक में इंटरनल सर्कुलर हो कम परसेंट का 60-70, लेकिन ये मैक्सिमम जो आरबीआई अलाउ किया है ना वो 75% किया है। 75% आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार गोल्ड का जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट लोन जो होगा, ठीक है। तो आप जो गोल्ड डिपॉजिट बैंक को करेंगे उसका जो मार्केट वैल्यू होगा उसका 75% जो है बैंक लोन करेगा। हालांकि कोरोना के समय में, जब कोरोना फैल गया था, उस टाइम में आरबीआई ने इसको थोड़ा सा इजी किया था और 90% तक लोन अलाउ किया था, ठीक है। आरबीआई गाइडलाइन आया था कि गोल्ड लोन में जो है वो 90% तक लोन करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि एलटीवी के बारे में आपको जानकारी ठीक ठाक हो गई होगी। अगर इंटरव्यू कोई सवाल पूछेगा तो आप कुछ ना कुछ बोलने की स्थिति में 100% होंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए, जो लोग भी हमारा
एक छोटा सा डिजाइन किया हुआ कोर्स है आपके सीबीओ के लिए, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसका पीडीएफ है, उसका वीडियोज है, और डेली मैं सेशन ले रहा हूँ, ये सारे वीडियोज भी वहाँ हैं, इसके सारे पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, और फीस बहुत मिनिमम रखा गया है। मेरा कोई पर्सनली बहुत ज़्यादा पैसे इससे कमाने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि एक चूँकि कोर्स डिज़ाइन किया गया है तो उसका एक मिनिमम फीस रखा गया है। ठीक है, आप लोग जो भी चाहते हैं इस कोर्स को लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, 7970903637। रिपीट कर देता हूँ, 7970903637। उस पर भी आप लोग मुझसे चैट कर सकते हैं, कभी कॉल भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब एनपीए के बारे में हम लोग। देखिए, एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज के समय में सभी बैंकों के लिए। तो एनपीए पूछा जा सकता है आपसे, बेसिक की थोड़ा जानकारी एनपीए का है कि नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन आपको नहीं देना है, डिफिनेशन उसका। एनपीए क्या है तो बोल दीजिएगा एनी एडवांस और एनी लोन डेट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। बहुत लंबे चौड़े डेफिनेशन में नहीं जाना है, उनको लगेगा कि रट क्या है। हिंदी में बोलना है, बोलेगा सर कोई लोन जो 90 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू है। इंग्लिश में बोलना है तो बोलेगा एनी एडवांस और एनी लोन डेट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है SMA 0, SMA 1, SMA 2। तो पहले तो SMA क्या है जान लीजिए। SMA जो है आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट है। स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब क्या है, कोई अकाउंट ओवर ड्यू हुआ तो पहले दिन से लेके 30वें दिन तक जो है, मतलब 90 दिन तक तो एनपीए होगा नहीं, लेकिन 90 दिन तक उस पर नज़र रखना है, इसलिए उसका नाम है स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो पहले दिन से 30वें दिन तक जो है उसको कहा जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। वो एक कैटेगरी बना दिया गया है इंटरनली, ताकि उस पर देखा जा सके कि अभी अकाउंट ऐसे में 0 में है, अभी हमने कस्टमर से कॉन्टेक्ट किया। फिर वो 30 दिन तक भी उसमें ओवर ड्यू क्लियर नहीं हुआ तो 31वें दिन से 60वें दिन तक जो है वो SMA 1 में चला जाता है। ठीक है, अभी 2-3 इंटरव्यू में मैंने सुना है, एक तो LTV के बारे में भी और SMA 0, 1, 2 के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको क्लियरली पता होगा ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि SMA 0 क्या है, SMA 1 क्या है, SMA 2 क्या है। SMA 2 क्या है, 61वें दिन से 61st डे से लेकर के 90 डेज तक जो है वो SMA 2 है। जैसे ही 90 दिन हुआ वो खाता हो गया NPA। अब NPA में कितने कैटेगरीज हैं ये देखिए। 90 दिन के बाद अकाउंट NPA हो गया, आफ्टर 91 डेज क्या लिखा हुआ है, इट इज क्लासिफाइड एज NPA। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए लोन जो है एसेट होता है, और ऐसा कोई एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कमा के नहीं दे रहा हो, वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। जो इंटरेस्ट कमा के दे रहा है वो परफॉर्मिंग, जो इंटरेस्ट कमा के नहीं दे रहा है नॉन परफॉर्मिंग, इसीलिए इसका नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब उसके बाद की क्या क्या कैटेगरीज हैं थोड़ा देखिए, इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको 5 मिनट में कि आपको एनपीए में अब कोई भी पूछेगा तो आपको बहुत आसानी से जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 90 डेज के बाद जो है ये आफ्टर 91 डेज जो लिखा गया है, ये आफ्टर 91 डेज गलत है, ये आफ्टर 90 डेज होगा। ठीक है, आफ्टर 90 डेज मतलब 91st डेज से स्टार्ट हो गया, वो क्लासिफाइड हो गया एनपीए की तरह। 1 साल तक एनपीए होने के बाद उसको कहा जाता है सब स्टैंडर्ड, और एनपीए होने से पहले स्टैंडर्ड। तो ये अब सब स्टैंडर्ड हो गया। अभी सब स्टैंडर्ड भी एनपीए ही है, लेकिन एनपीए के अंदर फिर सब कैटेगरी है। 1 साल तक उसको कहा जाता है सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में पड़ा रहता है। 12 महीने के बाद भी अगर उसमें पैसा नहीं आया तो अकाउंट हो जाता है डाउटफुल एसेट। किसमें चला जाता है, डाउटफुल एसेट। 12 मंथ तक वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रहता है, आफ्टर 12 मंथ जो है वो डाउटफुल एसेट में चला जाता है। अब जो है बैंक्स जो है डाउटफुल एसेट को भी 3 कैटेगरी में बांट के रखा हुआ है। बहुत सारे बैंक डाउटफुल एसेट ही इकट्ठे लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी चूँकि प्रोविजनिंग अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए डाउटफुल कैटेगरी को 3 अलग अलग डाउटफुल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखा गया है। सॉरी, D1, D2, D3, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। इसको बारे में क्लियरली जान लीजिएगा। 1 साल तो अकाउंट रह गया सब स्टैंडर्ड में, 1 साल के बाद डाउटफुल 1 में 1 साल और है, डाउटफुल 1 में 1 साल, डाउटफुल 2 में 2 साल। ठीक है, डाउटफुल 2 में 2 साल, और 2 साल के बाद वो डाउटफुल, मतलब टोटल अगर डाउटफुल की आप बात कीजिएगा तो 3 साल है। D1 प्लस D2 में 3 साल है। क्लियर है।
ओवरऑल कहिएगा कि एनपीए जिस दिन से हुआ उस दिन से अकाउंट D3 में कब जाएगा, तो 1 साल सब स्टैंडर्ड, 1 साल D1, 2 साल यहाँ, तो 4 साल अकाउंट रहता है एनपीए में, तब जाके वो D3 में जाता है। क्लियर है। अब D3 में वो तब तक रहता है, D3 में वो तब तक रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आके इसको लॉस एसेट ना घोषित कर दे, या बैंक का इंटरनल बोर्ड या बैंक का मैनेजमेंट ये डिसाइड करे कि हाँ इस खाते को जो है अब राइट ऑफ कर देना चाहिए, रिटेन ऑफ कर देना चाहिए, या लॉस्ट में डाल देना चाहिए। सब एक ही बात है। क्लियर है। मुझे लगता है कि एनपीए में अब आपको कुछ दोबारा जानने की ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी एक और बचा हुआ है, प्रोविजनिंग भी बचा हुआ, वो देख ही लीजिए। हालांकि प्रोविजनिंग में डिटेल में घुसेगा नहीं कोई इंटरव्यूअर, ठीक है, फिर भी प्रोविजनिंग देख लीजिए। फिर से आपको याद दिला दूं, हमारा जो SBI CBO का कोर्स है 299 का, ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और 299 बहुत बड़ा रकम नहीं है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ दे रहे हैं इंटरव्यू वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। 299 है ये कोर्स। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर मदद करेगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बूस्टअप होकर जाएंगे, आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। आप एग्ज़ाम नहीं, मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप बूस्टअप होकर जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा। बहुत सारा वीडियोज है, बहुत सारा PDF है, जो भी ज़रूरी चीज़ें लगती हैं इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं आपसे, वो सब कुछ जो है मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है। फीस भी बहुत कम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रोविजनिंग। देखिए, लोन जो होता है वो सिक्योर्ड भी होता है, लोन जो है अनसिक्योर्ड भी होता है। और कैटेगरी जो भी मैंने कहा था अभी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, लॉस, ये सारा कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, मैं नोट्स बहुत ही शॉर्ट में बनाता हूँ और ज़रूरत की चीज़ें बनाता हूँ। मैं बहुत एलेबोरेट करके नोट्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए नहीं पॉसिबल है इतना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इतना ज़्यादा अब हो गया है कि वो सब कुछ पढ़ना और डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करता हूँ नोट्स को जो है शॉर्ट में रखूँ। तो यहाँ देख लीजिए, सब स्टैंडर्ड में अगर सिक्योर्ड लोन है तो 15% का प्रोविजनिंग होगा, अनसिक्योर्ड लोन है तो 25% का प्रोविजनिंग होगा। ठीक है। डाउटफुल 1 में अगर सिक्योर्ड है तो 25% का प्रोविजनिंग होगा, अनसिक्योर्ड है तो 100% का प्रोविजनिंग होगा। डाउटफुल 2 में अगर सिक्योर्ड है तो 40% का प्रोविजनिंग होगा, और अनसिक्योर्ड है तो 100% का प्रोविजनिंग होगा। डाउटफुल 3 में जो है सिक्योर्ड है, दोनों ही केस में 100%, लॉस में दोनों केस में 100%। तो मुझे लगता है कि ये जो सेशन है आपके इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जिन लोगों को भी लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, इस पूरे वीडियो को जो है आप लाइक भी कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ। और आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में इसका लिंक दिया हुआ है, कोर्स को लीजिए। और 299 कोई ज़्यादा रकम इसलिए नहीं रखा गया कि कोई भी इसको एफर्ट कर सकता है, कोई भी इसको ले सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, और आपको इंटरव्यू जो है निश्चित रूप से अच्छा होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे सेशन में फिर हम कल आपसे मिलते हैं। आज रात तक कोई दूसरा कोशिश करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने का। थैंक यू।